नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का मैथ विषय का मॉडल पेपर, जिसके अंदर खंड ए के तीनों प्रश्न और खंड ब के चौथे और पांचवें प्रश्न को हम हल कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर खंड ब के बाकी प्रश्नों को हम हल करेंगे। छठा प्रश्न हमें दे रखा है, समीकरण निकाय x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को हल कीजिए। हमें दो चरों की दो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, इनको हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। 3 नंबर प्रश्नावली का ये प्रश्न है। इस प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें जो दो समीकरण दे रखे हैं उनको लिखते हैं। तो दी गई रैखिक समीकरण युग्म है, पहली समीकरण दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1। तथा दूसरी समीकरण है वो हमें दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब दोनों में से किसी एक समीकरण से हम x या y का मान अलग करते हैं और फिर उसे दूसरे समीकरण में रखते हैं। अगर एक नंबर समीकरण से हम x या y का मान अलग करेंगे तो उसे रखेंगे 2 नंबर समीकरण में, और अगर 2 नंबर समीकरण से हम x या y का मान अलग करते हैं तो उसे हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पे समीकरण 1 के अंदर x और y के गुणांक 1 दे रखे हैं, तो समीकरण 1 से चर को अलग करना आसान रहेगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 से यहाँ से हम x को अलग कर देते हैं, तो x को बाईं तरफ रखते हैं, बाकी जो सारे पद हैं वो दाईं तरफ आ जाएंगे। y माइनस का है तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और 1 प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब क्योंकि हमने x को समीकरण 1 से अलग किया है तो इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में जहाँ भी हमें x दिखाई देगा उस x की जगह हम y माइनस 1 रख देंगे। तो 2 नंबर समीकरण हमारे पास है 3 गुणा x, तो गुणा में x की जगह आ जाएगा y माइनस 1, प्लस में 2 गुणा y की जगह y और माइनस 12 बराबर 0। अब ये हमारे पास y के रूप में एक रैखिक समीकरण आ गई। पहले 3 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, 3 का y से गुणा करेंगे 3y, और फिर 3 का माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस के 3, आगे प्लस के दे रखे हैं 2y और माइनस के 12 बराबर 0। अब हमारे पास दो प्रकार के पद आ गए, एक तो y के पद है और दूसरा अचर पद है। तो y के पदों को एक साथ जोड़ और घटाव करते हैं। 3y प्लस के और 2y प्लस के, दोनों प्लस के जोड़ देंगे तो गुणांक जोड़ेंगे, 3 और 2 हो जाएंगे 5y। अचर पदों को देखें तो माइनस के 3 और माइनस के 12 दोनों समान चिन्ह की संख्याएं जोड़ देंगे तो 12 और 3 हो जाएंगे माइनस के 15 बराबर 0। अब यहाँ से y का मान अलग करते हैं, तो 5y बाईं तरफ रहेगा, इसके माइनस में 15 ये दाईं तरफ हो जाएगा प्लस के। अब y के गुणा में 5 है, दूसरी तरफ भाग में आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 15/5। 15 के अंदर 5 का भाग देंगे, ये जाएगा 3 बार, तो y का मान है वो तो आ गया 3। अब y का जो हमें मान प्राप्त हुआ है उसे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, या हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। तीनों समीकरणों में y का मान रख देंगे तो वहां से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही समीकरण हमें x और y के रूप में दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमने 3 नंबर समीकरण में x का मान है वो y के रूप में लिख रखा है, तो इसमें ज़्यादा आसान रहेगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में जहाँ भी y दिखाई देगा उसकी जगह 3 रख देंगे। तो समीकरण है x बराबर y की जगह 3 माइनस में 1, तो x बराबर हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो इस समीकरण युग्म का हल हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3। आगे 7 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है छठी प्रश्नावली का। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बट्टा BO बराबर है CO बट्टा DO। ये जो प्रश्न है वो 6.1 के अंदर भी है और 6.2 के अंदर भी है, तो इसे दोनों तरीकों से हल कर सकते हैं। 6.1 है उसके अंदर थेल्स प्रमेय या समानुपातिकता प्रमेय वो काम में ली जाती है, और 6.2 प्रमेय है उसमें समरूपता के जो गुणधर्म है वो काम में लिए जाते हैं। अगर हमें प्रश्न के अंदर ये दे दे कि इसे थेल्स प्रमेय से हल कीजिए या समरूपता के गुणधर्म है उनके द्वारा हल कीजिए, तब तो हमें उसी तरीके से हल करना होगा। अब यहाँ पे हमें कोई नाम नहीं दे रखा है कि आपको इसको किस तरीके से हल करना है, तो यहाँ पे हम स्वतंत्र हैं, दोनों में से कोई भी तरीका काम में ले सकते हैं। इनमें जो आसान है वो है समरूपता वाला, तो इस प्रश्न को हम समरूपता के गुणधर्म से हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है,
तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक समलंब चतुर्भुज दे दिया। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक भुजा युग्म हमें समांतर दे दे, और इसमें जो समांतर भुजाएं वो हमें दे रखी हैं ए बी और सी डी। तो नीचे वाली भुजा अगर ए बी है तो ऊपर वाली भुजा हो जाएगी सी डी। तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए बी सी डी एक समलंब है, और ए बी है वो समांतर दे रखी है हमें सी डी के। ये चीज तो हमें प्रश्न के अंदर दे रखी है। अब इसके बाद में और क्या दे रखा है, इसके विकर्ण। विकर्ण ए को सी से मिलाएंगे, एक विकर्ण हो जाएगा, और डी को बी से मिलाएंगे, ये दूसरा विकर्ण होगा। और इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है जहां पे ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं उस बिंदु को नाम दे रखा है ओ। अब इसके बाद में हमें दर्शाना क्या है या क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है ए ओ बट्टा बी ओ बराबर है सी ओ बट्टा डी ओ। अब इसका हम आगे प्रूफ लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी भुजाएं दे रखी हैं, ए ओ और बी ओ। ए से ओ तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी, इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर सिद्ध करना है ओ से सी तक की दूरी और ओ से डी तक की दूरी। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये चारों दूरियां हैं, चारों जो भुजाएं हैं वो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के अंदर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो समांतर भुजाएं वो ए बी और सी डी ले रखी हैं, इन दोनों भुजाओं को भी हम साथ में लेंगे। तो हमारे पास दो त्रिभुज आ गए ए ओ बी और सी ओ डी। इन त्रिभुजों की भुजाएं वो समानुपाती सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे, और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाएं वो समानुपाती होंगी। समरूप सिद्ध करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखें कि एस सी और डी बी ये दोनों भुजाएं हमें दो सरल रेखाएं दे रखी हैं, और जब भी दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो विपरीत दिशा में बने कोण वो हमेशा समान होते हैं, इन्हें कहते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। तो सबसे पहले जो हमें दो त्रिभुज हैं इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलेंगे, एक तो त्रिभुज ए ओ बी व दूसरा हम त्रिभुज लेके चलेंगे सी ओ डी। त्रिभुज सी ओ डी में इन दोनों के अंदर हम देखें तो कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। और क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर हमें ए बी और सी डी ये दोनों रेखाएं समांतर दे रखी हैं, और एस सी रेखा है वो इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक अन्य रेखा प्रतिच्छेद करे जिसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं, तो जेड की आकृति में बने कोण हमेशा समान होते हैं। तो यहाँ पे बिंदु सी और ए पे कोण बन रहे, ये दोनों आपस में समान होंगे। तो बिंदु सी पे कोण हो गया डी सी ओ। तो कोण डी सी ओ बराबर होगा कोण ए बिंदु पे कोण बन रहा है ओ ए बी के, कोण ओ ए बी। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। अब हमारे पास जो दो त्रिभुज हैं इनके दो कोण बराबर हो गए, और जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो कोण कोण समरूपता गुणधर्म से, कोण कोण समरूपता गुणधर्म से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो पहले त्रिभुज का नाम त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज। अब दूसरे त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो पहले हम देखते हैं कि जो पहला त्रिभुज है ए ओ बी, इसका कोण ए है वो कोण सी के बराबर है। तो पहले तो बिंदु आएगा सी, फिर उसके बाद में ओ कोण है वो कोण ओ के बराबर है, तो 2 नंबर पे आएगा कोण ओ, और 3 नंबर पे बिंदु आ जाएगा डी, क्योंकि बी कोण है फिर वो कोण डी के बराबर है। और वैसे भी हम देखें तो यहाँ पे हमें दोनों रेखाएं ए बी और सी डी समांतर दे रखे हैं, और बी डी रेखा है वो दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जेड की जो आकृति बन रही है इसमें बने दोनों कोण आपस में समान माप के होंगे। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि प्रकट करता है, पहले दो बिंदुओं पे हम भुजा देखें ए ओ बट्टे दूसरे त्रिभुज में पहले दो बिंदुओं से जो भुजा बनेगी वो बनेगी सी ओ, ये बराबर होगा 2 नंबर और 3 नंबर से हम भुजा देखें तो यहाँ पे भुजा बनेगी ओ बी, या इसको लिख सकते हैं बी ओ बट्टे। अब पहले त्रिभुज में हमने 2 नंबर और 3 नंबर बिंदु से भुजा बनाई है, तो दूसरे त्रिभुज में भी 2 और 3 नंबर से भुजा बनाएंगे, ये बन जाएगी डी ओ।
और वैसे भी हम देखें कि जो कोण बराबर हैं उनके सामने की भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो कोण बी और कोण डी बराबर हैं, तो कोण बी के सामने की भुजा हो गई एओ और कोण डी के सामने की भुजा हो गई सीओ। तो एओ का अनुपात होगा सीओ के साथ। और इसी प्रकार कोण ए है वो बराबर है कोण सी के, तो कोण ए के सामने की भुजा है ओबी और कोण सी के सामने की भुजा है ओडी। तो ओबी का अनुपात आएगा ओडी के साथ। अब हमें जो प्राप्त करना है उसमें एओ के भाग में बीओ है, तो बीओ दूसरी तरफ गुणा में ये पहली, अगर इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा। तो एओ के भाग में आ जाएगा बीओ बराबर, अब सीओ एक तरफ भाग में है तो ये दूसरी तरफ गुणा में आ जाएगा पक्षांतरण से, तो ये आ जाएगा गुणा में सीओ और भाग में दे रखा है डीओ, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। आगे 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 7वें प्रश्नावली का और 7वें में भी 7.1 प्रश्नावली का प्रश्न है। हमें दे रखा है एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,5 और बी -4,5 से समदूरस्थ है। एक्स एक्स के ऊपर एक बिंदु है, उस बिंदु को तो हमें ज्ञात करना है, और वो बिंदु है किस प्रकार से, दो अन्य बिंदु दे रखे हैं ए और बी, इन दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ, सम का मतलब हो गया समान, दूर का मतलब हो गया दूरी पर, और स्थ का मतलब हो गया स्थित है। इनकी एक्स एक्स पर एक ऐसा बिंदु है जिसकी ए और बी से दूरी है वो क्या दे रखी है, समान दे रखी है। तो इस संबंध को हम यहाँ पे काम में लेंगे। सबसे पहले एक्स एक्स पर बिंदु ज्ञात करना है, तो एक्स एक्स पर बिंदु मान के चलेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि माना एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स एक्स पर बिंदु ए और बी दे रखे हैं, तो इसको मान लेते हैं बिंदु सी। और एक्स एक्स पर कोई बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं x0। तो माना एक्स एक्स पर बिंदु सी x0 है। अब दो अन्य बिंदु दे रखे हैं, कौन से, दिया है बिंदु ए, बिंदु ए है वो हमें दे रखा है 6,5, और बिंदु बी है वो हमें दे रखा है -4,5। अब इन तीनों बिंदुओं में संबंध क्या दे रखा है वो संबंध लिखेंगे, क्योंकि बिंदु सी बिंदुओं ए व बी से समदूरस्थ है। और ये समदूरस्थ कब होगा, समान दूरी पर कब होगा, जब इस बिंदु सी की दोनों बिंदुओं से दूरी समान हो। यानी कि अगर बिंदु सी की हम ए से दूरी निकालें और बिंदु सी की हम बी से दूरी निकालें, ये दोनों दूरियां क्या हो, बराबर हो, तो दोनों समदूरस्थ हैं, इसलिए दूरी सी ए बराबर होगी दूरी सी बी। अब यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो दूरी सूत्र काम में लेंगे, और दूरी सूत्र क्या होता है, वर्गमूल के अंदर x2 - x1 की होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 की होल स्क्वायर। या फिर इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर x1 - x2 की होल स्क्वायर और प्लस में y1 - y2 की होल स्क्वायर। यानी कि x में से x निर्देशांक को घटा के उसका वर्ग करना है, और y में से y निर्देशांक को घटा के उसका वर्ग करना है, और फिर उस पूरे काम वर्गमूल कर देंगे तो वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। तो इन दोनों में से कोई भी सूत्र है वो हम काम में ले सकते हैं, दोनों सूत्रों से उत्तर है वो समान आएंगे। दूरी सी ए ज्ञात करते हैं, सी और ए के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो सी के निर्देशांक हैं वो तो हो जाएंगे x1 y1, सी पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया। यहाँ पे सी के निर्देशांक हैं उन्हें लिखेंगे हम x1 y1 से, और बी जो ए है उसके निर्देशांक लिखेंगे x2 y2 से। अब सूत्र के अनुसार काम करते हैं हम। तो सबसे पहले वर्गमूल के अंदर हमारे पास आएगा x1 - x2, x पहले बिंदु के x निर्देशांक में से दूसरे बिंदु का x निर्देशांक घटाना है। तो पहले बिंदु का x निर्देशांक है x माइनस दूसरे बिंदु का x निर्देशांक है 6 और इसके ऊपर घात 2, फिर प्लस में y1 - y2, पहले बिंदु का y निर्देशांक 0, आगे सूत्र के अनुसार चिन्ह माइनस, और y2 दूसरे बिंदु का y निर्देशांक 5 और इसकी घात 2, बराबर में दूरी सूत्र से c और b के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो वर्गमूल का चिन्ह, फिर उसके बाद में x1 - x2। अब c और b के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो c पहला बिंदु और b दूसरा बिंदु, तो c के निर्देशांक x1 y1 और b के निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2। तो x1 - x2, x1 का मान है वो हमें दे रखा है x, आगे सूत्र में चिन्ह दे रखा है माइनस, फिर x2 दूसरे बिंदु का x निर्देशांक -4 है, माइनस की संख्या तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और इस पूरे के ऊपर घात हमें दे रखे हैं 2, फिर आगे प्लस का चिन्ह y1 - y2,
y1 पहले बिंदु का y निर्देशांक 0, आगे चिन्ह माइनस, फिर y2 दूसरे बिंदु का y निर्देशांक, ये हमें दे रखा है 5 और इस पूरे के ऊपर घात दे रखी है 2। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें बराबर के दोनों तरफ दो संख्या दे रखी हैं और दोनों में पूरी संख्या के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह दे रखा है। तो दोनों तरफ सबसे पहले हम वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह उठ जाएगा। तो बाईं तरफ तो हमारे पास बचेगा x माइनस 6 की होल स्क्वायर और प्लस में 0 माइनस 5। 0 में से 5 को घटा दें, क्योंकि यहाँ पर तो x माइनस 6 है, तो x चर राशि है और 6 अचर राशि है, इनको तो हम घटा नहीं सकते ना जोड़ सकते हैं। 0 और 5 दोनों हमारे पास संख्यात्मक मान दे रखे हैं, तो इसको जोड़ और घटाव कर सकते हैं। 5 में से 0 घटाएंगे 5 बचेंगे और बड़ी संख्या माइनस के, तो माइनस के 5 और इसके ऊपर घात 2 बराबर में वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। आगे हम देखें x दोनों तरफ माइनस चिन्ह दे रखा है, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस संख्या दे रखी है 4, इसके ऊपर घात 2 और प्लस में 0 माइनस 5। 0 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेंगे माइनस 5 और इसके ऊपर घात दे रखी है हमें 2। अब यहाँ पर हम देखें तो x माइनस 6 की होल स्क्वायर आई है, एक हमारे पास आया x प्लस 4 की होल स्क्वायर, यानी कि जब हमारे पास दो पद प्लस या माइनस में आ जाएं जिनमें एक चर राशि और एक अचर राशि और उसके ऊपर हमें घात दे रखी है, तो उन्हें सर्वसमीका से हल करते हैं। एक में हमारे पास संख्या माइनस में आ रही है और एक में प्लस में आ रही है, यहाँ पे दो अलग अलग सर्वसमीकाएं काम में आएंगी। एक सर्वसमीका तो काम में आएगी x माइनस वाई की होल स्क्वायर, जो कि बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, और एक सर्वसमीका काम में आएगी x प्लस वाई की होल स्क्वायर जोड़ के लिए, जो कि बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। इन दोनों सर्वसमीकाओं को यहाँ पे हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले x माइनस 6 की होल स्क्वायर, तो x की जगह x आ गया और y की जगह हमारे पास आ गया 6। तो सर्वसमीका में x की जगह x और y की जगह 6 रखते हैं, तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह 6 की स्क्वायर और माइनस में 2 गुणा एक्स की जगह x और y की जगह हम लिखेंगे 6, प्लस में माइनस 5 की स्क्वायर, संख्या चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, वर्ग हमेशा प्लस में आता है, 5 की स्क्वायर हो जाएगी 25 और बराबर में x प्लस 4 की होल स्क्वायर, संख्या प्लस में दे रखी है तो नीचे वाली सर्वसमीका काम में आएगी। x की जगह x लिखेंगे और y की जगह हम लिखेंगे 4, तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह 4 की स्क्वायर और प्लस में 2 गुणा एक्स की जगह x और y की जगह 4 प्लस में माइनस 5 की स्क्वायर, संख्या माइनस की है लेकिन स्क्वायर है तो उत्तर प्लस में आएंगे। 5 की स्क्वायर होती है 25। अब इसको हल करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर, 6 को 6 से गुणा 36 माइनस 2 का 6 से गुणा करेंगे 12 गुणा में x प्लस में हमें दे रखा है 25 बराबर में x की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 प्लस 2 का 4 से गुणा करेंगे 8 गुणा में x और प्लस में 25। अब x के पद हैं वो एक तरफ ले आते हैं और बिना x के पद हैं वो एक तरफ ले आते हैं। उससे पहले हम इनको थोड़ा सा हल कर देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ दो हमें अचर पद दे रखे हैं। तो एक्स स्क्वायर फिर x की एक घात का पद माइनस के 12x। अब अचर पदों को हम देखें, प्लस के 36 और प्लस के 25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 20 50, 50 और 10 60, यानी कि ये हो जाएंगे प्लस के 61 बराबर में एक्स स्क्वायर फिर x का पद हमें दे रखा है प्लस के 8x प्लस के 16 और प्लस के 25, दोनों प्लस की संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 10 हो जाएंगे 35, 35 और 6 हो जाएंगे प्लस के 41। अब चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये तो हमें बराबर से पहले ही दे रखे हैं। बराबर के दाईं तरफ हमें प्लस के एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस के 8x हैं ये हो जाएंगे माइनस के 8x बराबर में हमारे पास बचेगा 41। बाईं तरफ प्लस के 61 हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के 61। अब इनको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर के पद हम देखें, प्लस का एक एक्स स्क्वायर और प्लस का माइनस का एक एक्स स्क्वायर, विपरीत चिन्ह घटाव करेंगे, एक में से एक घटाएंगे 0, तो एक्स स्क्वायर का पद तो आएगा नहीं। एक्स के पद देखें तो माइनस के 12 और माइनस के 8, दोनों संख्या माइनस की हैं तो इनका जोड़ हो जाएगा, 12 और 8 हो जाएंगे माइनस के 20x और बराबर में 41 प्लस के और 61 माइनस के, विपरीत चिन्ह की संख्या घटाव हो जाएगा। 61 में से 41 घटाएंगे 20 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के बीच। अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है, x के गुणा में माइनस 20 दे रखा है, या फिर हम चाहें तो दोनों तरफ माइनस की संख्या है तो दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दें, माइनस का गुणा करेंगे दोनों संख्या प्लस की हो जाएंगी। समान चिन्ह का और समान संख्या का हम दोनों तरफ जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं,
उससे समीकरण में कोई अंतर नहीं आएगा। x का मान ज्ञात करना है तो x के गुणा में 20 है तो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो 20 के भाग में आएगा 20, 20 में 20 का भाग देंगे ये जाएगा एक बार, तो x का मान 1 आ गया। तो अतः x अक्ष पर बिंदु, अतः x अक्ष पर बिंदु C x 0 है तो x की जगह 1, y की जगह 0, तो जो हमें बिंदु ज्ञात करना था उसका माप आ जाएगा 1 0। आगे 9 नंबर क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है वो 8वीं प्रश्नावली का है, 8.1 प्रश्नावली। किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो साइन ए व साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है और उस समकोण त्रिभुज में जो कोण बी है वो 90 डिग्री का दे रखा है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पे जो समकोण है वो हमें दे रखा है बी, तो ऊपर हम लिखेंगे ए और आगे आ जाएगा बिंदु सी। अब इसमें एक तो हमें दे रखी है ए बी भुजा, ए से बी तक की दूरी है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर, एक दे रखी है बी सी भुजा, बी से सी तक की दूरी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें एक तो साइन ए का मान ज्ञात करना है और एक साइन सी का मान ज्ञात करना है। पहले कोण ए के लिए हम देखते हैं, तो कोण ए को हम लेंगे तो 90 डिग्री के सामने की भुजा तो आ जाएगी कर्ण, जो कोण दे रखा है उसके सामने की भुजा होगी लंब, और जो तीसरी भुजा बचेगी वो बचेगी आधार। समकोण त्रिभुज में अगर हमें दो भुजाएं दे रखी हैं तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, अब इसमें जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। अब दो मान हमें दे रखे हैं वो दोनों मान लिखेंगे। कर्ण का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण की जगह तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान, आधार भुजा में दे रखे 24 सेंटीमीटर तो 24 का वर्ग प्लस में लंब स्क्वायर, लंब का मान हमारे पास है 7 तो 7 की स्क्वायर। अब पहले इनका वर्ग निकाल कर इनको जोड़ते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24 का वर्ग है ये तो होता है 576 और प्लस में 7 का वर्ग, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, कर्ण स्क्वायर बराबर 576 और 49 इनको जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 625। अब कर्ण का वर्ग दे रखा है, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो दोनों तरफ पे वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल करेंगे तो कर्ण स्क्वायर की जगह तो आ जाएगा कर्ण, और 625 का वर्गमूल है ये होता है 25, तो कर्ण बराबर हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि ए से सी तक की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर आ गई। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं साइन ए। अब क्योंकि यहाँ पे हमें भुजाओं की माप दे रखी है तो साइन का मान है वो भुजाओं के अनुपात में ज्ञात करेंगे, और लाल बट्टा कक्का से अगर हम देखें तो पहला जो अनुपात है लंब बट्टा कर्ण ये साइन को प्रदर्शित करता है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। साइन ए बराबर लंब की माप है वो हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, बट्टे कर्ण की माप है वो हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो साइन ए की माप हो जाएगी 7/25। अब दूसरा हमें साइन सी का मान ज्ञात करना है, तो अगर हम कोण को चेंज करेंगे तो लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। हमें जो त्रिभुज दे रखा है वो दे रखा है ए बी सी, जिसमें कोण बी है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। अब हम कोण सी लेंगे तो कोण सी के सामने की भुजा है वो लंब होगी, और जो तीसरी भुजा है वो होगी आधार भुजा। अब यहाँ पर एस सी की जो माप है वो हमने ज्ञात की है वो तो है 25 सेंटीमीटर, ए से बी तक की जो माप है वो हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और बी से सी तक की माप है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ऊपर हम लिख देंगे कोण सी के लिए हमें ज्ञात करना है साइन सी का मान, साइन है वो बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण के, तो साइन सी बराबर लिख देंगे लंब बट्टा कर्ण। अब इसमें लंब और कर्ण का जो मान दे रखा है वो लिख देंगे, तो साइन सी बराबर लंब भुजा है वो तो हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर बट्टे कर्ण भुजा है उसकी माप हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो साइन सी की माप है वो आ जाएगी 24/25 और साइन ए का मान है वो आ जाएगा 7/25। आगे 10 नंबर प्रश्न, 10वां प्रश्न है ये 9वीं प्रश्नावली का है। हमें दे रखा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले हमें एक मीनार दे रखी है और वो मीनार है वो समतल जमीन पर खड़ी है,
यानी कि ज़मीन के ऊपर एक मीनार है और ज़मीन और मीनार के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। मीनार को हम नाम दे देते हैं AB। आगे क्या कहा है कि मीनार की छाया वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो पहले हम ये मान के चलते हैं कि छाया है वो बिंदु C तक बन रही है और उसके बाद में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, यानी कि छाया आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के ये बिंदु D तक आ जाती है। अब पहले C बिंदु तक छाया बन रही थी और अब बिंदु D तक छाया बन रही है और ये कितनी अधिक हो गई, ये हमें दे रखा है 40 मीटर। तो जो C से D तक की दूरी है वो हमें दे दी 40 मीटर। अब इन दोनों स्थितियों में क्या होता है कि जो 49 कोण यानी कि जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहले जो छाया बन रही थी बिंदु सी पर, वहां से जो उन्नयन कोण बन रहा था वो था 60 डिग्री और फिर बिंदु डी तक छाया की लंबाई हो गई। तो अभी बिंदु डी से जो सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। और हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने इसे या तो x मान लें या h मान लें। तो हम मीनार की ऊंचाई है a से b तक की दूरी, इसको मान लेते हैं x मीटर और a से c तक की जो दूरी है इसको मान लेते हैं y मीटर। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है BAC और दूसरा समकोण त्रिभुज है BAD। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं तो इन दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर हम त्रिकोणमितीय संबंधों का प्रयोग करेंगे भुजाओं के अनुपात के रूप में और वहां से हम जो मीनार की ऊंचाई है जो हमने x मानी है वो हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मीनार की ऊंचाई लिखते हैं कि मानना मीनार की ऊंचाई a से b तक की दूरी है और ये हमने मानी है x मीटर तथा प्रारंभ में छाया की लंबाई, शुरुआत में जो छाया बन रही थी वो हम मान लेते हैं कि शुरुआत में छाया y मीटर लंबी थी। तो प्रारंभ में छाया की लंबाई ये है a से c तक की दूरी और ये बराबर हम मान लेते हैं y मीटर। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। जो पहला समकोण त्रिभुज बन रहा है वो बन रहा है BAC। तो समकोण त्रिभुज BAC में त्रिकोणमितीय संबंध से अब इसमें त्रिकोणमितीय संबंध लगाते हैं। तो सबसे पहले भुजाएं लिखते हैं। जो समकोण हमें दे रखा है उसके सामने की भुजा कर्ण होगी। जो कोण हमें दे रखे हैं तो कोण बिंदु C और D पे दे रखे हैं तो इनके सामने की भुजाएं वो होगी हमेशा लंब और जो तीसरी भुजा बचेगी वो बचेगी आधार भुजा। अब हमें लंब, कर्ण और आधार में से कौन सी दो भुजाएं लेनी है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमें कौन सी भुजा ज्ञात करनी है और जो हमें माप दे रखी है वो कौन सी भुजा पे है। तो जो भुजा हमें ज्ञात करनी है वो तो लंब भुजा है और जो हमें माप दे रखी है C और D बिंदु के बीच की दूरी दे रखी है वो दे रखी है आधार भुजा पे। तो लंब और आधार के बीच में त्रिकोणमितीय संबंध लगाएंगे। तो त्रिकोणमितीय संबंध से tan, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो बिंदु C पे बन रहा है तो tan C बराबर होगा लंब बट्टे आधार। अब tan C पे जो कोण बन रहा है वो दे रखा है 60 डिग्री बराबर लंब भुजा है वो हमें दे रखी है A से B तक की दूरी बट्टे आधार भुजा। त्रिभुज BAC में जो आधार भुजा है वो है A से C तक की दूरी तो AB बट्टे AC। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB A से B तक की दूरी है वो हम मान के चलें x बट्टे AC, A से C तक की दूरी हम मान के चलें y। यहाँ से x को अलग कर देते हैं, x के भाग में y है दूसरी तरफ गुणा में आ जाएगा या फिर √3 को हम लिख सकते हैं √3 बटा 1। दोनों तरफ एक एक भिन्न संख्या है तो दोनों तरफ हम वज्र गुणा कर दें। तो वज्र गुणा करने पर x का गुणा 1 से होगा 1x बराबर √3 का गुणा y से होगा तो ये आ जाएगा √3y। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसके अलावा दूसरा जो समकोण त्रिभुज बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है यहाँ पर BAD। इस त्रिभुज के अंदर भी एक कोण है वो 90 डिग्री का आ रहा है। तो अब त्रिभुज BAD में और ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज BAD में त्रिकोणमितीय संबंध से
अब इस त्रिभुज के अंदर जब हम त्रिकोणमितीय संबंध लगाएंगे तो यहाँ पे हमें उन दो भुजाओं को देखना है जिनमें से एक की माप हमें दे रखी है और दूसरे की माप ज्ञात करनी है। तो जो माप हमें ज्ञात करनी है वो तो है लंब भुजा पे, और जो माप हमें दे रखी है वो है आधार भुजा पे। तो यहाँ पे संबंध बनेगा tan का, कोण बन रहा है बिंदु डी पे, तो tan डी बराबर लंब बट्टे आधार। tan डी पे जो कोण बन रहा है वो दे रखा है 30 डिग्री, बराबर लंब भुजा है वो है ए बी भुजा, बट्टे आधार भुजा है वो ए से डी तक की दूरी है, तो ए बी बट्टा ए डी। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की माप है वो होती है 1/√3 बराबर ए बी, ए से बी तक की दूरी हम मान के चलें x बट्टे ए डी। ए से डी तक की पूरी दूरी हमें नहीं दे रखी है, हमें सी से डी तक की माप दे रखी है। तो इस ए से डी तक की दूरी के ऊपर बीच में बिंदु आ रहा है सी, तो इसको इन दोनों दूरियों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं एस सी प्लस सी डी, एस सी प्लस सी डी। अब आगे जब इसको हम हल करेंगे तो 1/√3 बराबर x बट्टे ए सी, ए से सी तक की दूरी है वो तो हम मान के चले y, प्लस में सी डी, सी से डी तक की दूरी है वो हमें दे रखी है 40 मीटर। अब दोनों तरफ भिन्न संख्या है तो दोनों तरफ वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो x का √3 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा x√3 बराबर में y प्लस 40 का 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 40। अब समीकरण 1 के अंदर जो हमने x के रूप में समीकरण ज्ञात कर रखी है x बराबर √3y, तो यहाँ पे x की जगह हम रख देंगे √3y, या फिर हमें x का मान ज्ञात करना है तो इसको हम y के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण को इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे y को अलग कर दें, इसके गुणा में √3 है तो x के भाग में आ जाएगा √3, इसे नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से यहाँ पे हम मान रखें तो x की जगह तो x रूट लिखेंगे, बराबर में y की जगह हम लिख सकते हैं x बट्टा √3 और प्लस में हमें दे रखा है 40, या तो इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो हमने पहले कर रखा है कि x बराबर हमें दे रखा है √3y, इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया है, तो हम x का मान भी यहाँ पे रख सकते हैं। x का मान अगर रखेंगे तो x की जगह तो आ जाएगा √3y और गुणा में दे रखा है √3 बराबर में y प्लस 40। दोनों तरीकों से इसको कर सकते हैं। अगर हम x का मान y के रूप में रखेंगे तब तो y का मान प्राप्त होगा, फिर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा, या फिर यहाँ से हम y को अलग x के रूप में अलग करके y का मान रख दें तो यहाँ से सीधा सा हमें x का मान है वो प्राप्त हो जाएगा, और हमें मीनार की ऊंचाई x ही ज्ञात करनी है। यहाँ पे √3 का √3 से गुणा करेंगे, ये तो आ जाएगा 3 गुणा में y और बराबर में है y प्लस 40। y के माप है वो एक तरफ करते हैं तो y प्लस का बाईं तरफ माइनस का आ जाएगा, तो 3y के माइनस में आ जाएगा y और बराबर में 40। दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह के घटाव हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2y और बराबर में 40। y के गुणा में 2 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 40/2। अब 40 में 2 का भाग देंगे 20 बार जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 20। अब y का मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आएगा x बराबर √3 और गुणा में y की जगह आ जाएगा 20। तो जो मीनार की ऊंचाई है जिसको हमने x मान के चले उसकी माप हो जाएगी 20√3 मीटर। आगे 11 नंबर प्रश्न, यह है प्रश्नावली नंबर 10 से वृत्त वाली प्रश्नावली। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। एबेसेडे में भी ये प्रश्न आया था जिसमें पूछा था कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं कैसी होती हैं, तो वो समांतर होती हैं। इस प्रश्न के अंदर इसको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। तो हमें एक तो वृत्त का व्यास दे रखा है और एक ये दे रखा है कि उसके सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच रखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, हमें एक वृत्त दे रखा है, वृत्त का मध्य बिंदु होता है इसका केंद्र, और एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे उसे कहते हैं वृत्त का व्यास। हमें व्यास दे दिया ए बी और इसके ए और बी दोनों सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो ए बी व्यास के सिरे
ए व बी पर, ए पर तो हम स्पर्श रेखा मान लेते हैं एस सी और बी पे स्पर्श रेखा है वो है बी डी। तो ए व सी पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं एस सी व बी डी है, ये दो स्पर्श रेखाएं। और सिद्ध क्या करना है कि ये स्पर्श रेखाएं क्या है, समांतर होती हैं। तो आगे लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि एस सी है वो समांतर है किसके, बी डी के। प्रूफ लिखेंगे इसका या उत्पत्ति कह सकते हैं इसको। तो प्रूफ में सबसे पहले हम जानते हैं कि एस सी है वो एक स्पर्श रेखा है और ओ से ए तक की दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। तो हम लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या व स्पर्श रेखा, त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती हैं। लंबवत होती हैं इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए जो ए बिंदु पे कोण बन रहा है कोण ओ ए सी ये 90 डिग्री का होगा। कोण ओ ए सी बराबर 90 डिग्री। तथा दूसरा हम देखें तो यहाँ पर बी डी है वो एक स्पर्श रेखा है और ओ से बी तक की दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होती हैं, इनकी इन दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री का है। तो कोण ओ बी डी है वो भी 90 डिग्री का होगा। कोण ओ बी डी बराबर 90 डिग्री। नाम दे देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इनका बायां पक्ष जोड़ें। समीकरण 1 का बायां पक्ष दे रखा है कोण ओ ए सी प्लस समीकरण 2 का बायां पक्ष दे रखा है कोण ओ बी डी बराबर में, अब दायां पक्ष जोड़ें। समीकरण 1 का दायां पक्ष है 90 डिग्री प्लस समीकरण 2 का दायां पक्ष है 90 डिग्री। कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ बी डी इन दोनों का योग है वो आ गया 90 और 90 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखें जो एस सी और बी डी इन दोनों रेखाओं को ए बी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, क्योंकि ए बी वृत्त का व्यास है और व्यास हमेशा एक सरल रेखा होती है। तो जब दो रेखाओं को एक अन्य रेखा प्रतिच्छेद करे उसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। और इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और इन दोनों रेखाओं के बीच बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है। तो दोनों रेखाओं के बीच बने कोणों को हम कहते हैं अंतः कोण। अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो तभी संभव है जब ये दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, यहाँ अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। इसका मतलब योग है कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो प्रकट करता है कि एस सी समांतर है किसके, बी डी के। और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी।